हेलो गाइस, हाय। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं बंजारा टीवी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ यू कैन इमिग्रेट टू कनाडा विदाउट एन एजेंट। आप ये कैसे चेक कर सकते हो कि आप कनाडा इमिग्रेट करने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, स्पेशली व्हेन लुकिंग एट योर CRS स्कोर, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम. We'll also slightly talk about the different ways of immigrating, which is basically your express entry and the provincial nominee programs. तो आपको मैंने अपने पिछले इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि आई हैव लेफ्ट माय हाई पेइंग जॉब इन इंडिया टू इमिग्रेट टू कनाडा एंड बेसिकली अपने इस जर्नी में मैंने काफ़ी इंफॉर्मेशन गैदर की थ्रू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड मैं अपने इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू आप लोगों के साथ वो डेटा वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपकी जर्नी में भी ये आपको मदद करे. सो या लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, जब भी आपने माइग्रेट करने के बारे में सोचा होगा तो आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स या अपने रिश्तेदारों को जब इस बारे में बताएंगे तो क्योंकि कनाडा में इतना ज़्यादा माइग्रेशन होता है स्पेशली इंडिया से, तो या तो आपकी खुद की फैमिली से कोई ना कोई आपका कोई दूर का रिश्तेदार होगा या तो आपका कोई दोस्त होगा या आपके दोस्त के कोई दूर का रिश्तेदार होगा, बट कोई ना कोई कनाडा में ये PR जर्नी को कर ज़रूर चुका होगा या तो वो ऑलरेडी कनाडा में होगा या तो उसकी जर्नी चल रही होगी. तो जब आप इन लोगों से बात करोगे तो वो आपको ये बताएंगे कि देखिए, सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप एक एजेंट को ढूंढो और वो बहुत इजीली आपका काम करवा देगा. सो गाइस, अब इस प्रोसेस के अपने काफ़ी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. सो बिफोर वी मूव ऑन विद द वीडियो, मैं आपको इस प्रोसेस की विच इज अप्लाइंग फॉर इमिग्रेशन प्रोसेस टू एन एजेंट के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताऊंगा, सो दैट बाय द एंड ऑफ दिस जर्नी आप ये कॉल खुद के लिए ले पाएँ, वेदर आप एजेंट के थ्रू अपनी फाइल लगवाना चाहते हैं या आप खुद ये पूरा प्रोसेस करना चाहते हैं, राइट. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने अपना प्रोसेस जो है आई हैव डन इट विदाउट एन एजेंट. उसका रीज़न यही है कि मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ किसी मिडिल मैन को या किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने में अपने काम के बीच में, बिकॉज देन आई काइंड ऑफ लूज द रेन्स फ्रॉम माई हैंड्स. बट देन अगेन टू ईच हिज ओन. सो फर्स्ट लुक एट द प्रोज. अब मेरे हिसाब से सबसे पहला प्रो ये होता है, अब मेरे हिसाब से जो सबसे पहला प्रो होता है वो है नॉलेज ऑफ द प्रोसेस. सो हम कई बार एजेंट्स के थ्रू अपना फाइल इसलिए लगाना प्रेफर करते हैं बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि मे बी सिंस वो ये काम डे इन एंड डे आउट करते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ द लाइवलीहुड, वो इस प्रोसेस को इन एंड आउट समझते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्ली हमारा सक्सेस का चांस ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू अगर हम खुद ही रिसर्च करें. तो हो सकता है कि हम कोई छोटी मोटी निटिग्रिटीज मिस कर जाएं जो हमारे प्रोफाइल को या हमारे एप्लीकेशन को किसी वजह से बाद में नेगेटिवली इम्पैक्ट करे. सो द फर्स्ट प्रो इज डेफिनेटली द नॉलेज ऑफ द प्रोसेस. द सेकेंड प्रो इज आउटसोर्सिंग. इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपना फाइल किसी एजेंट से लगवाते हो तो बेसिकली वो आपका सारा काम करता है, जबकि आप ऑन दी हाइंडसाइड आप अपनी नौकरी में यू कैन कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. आप भले अपनी जॉब कर रहे हो या आप स्टूडेंट हो एंड साइड बाय साइड अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अपनी नौकरी कर रहे हो एंड इधर आपका इमिग्रेशन का काम चलता जा रहा है, कोई और आपके लिए करके दे रहा है. कमिंग फ्रॉम ए कंट्री लाइक इंडिया, आप लोगों को पता होगी हम आउटसोर्सिंग के बहुत बड़े फैन है, राइट. हमारे यहाँ हर लेवल पे आउटसोर्सिंग होती है. अगर आप RTO जाते हो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए तो आपने देखा होगा कि RTO के बाद मस्त हमारे एजेंट्स खड़े रहते हैं. वो बोलते हैं कि सर आप हमें इतना पैसा दो और एक हफ्ते में आपका लाइसेंस बन के आपके हाथ में रहेगा, राइट. आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना हो तो एजेंट से काम हो जाता है, आपको अपनी RC बुक रिन्यू करानी हो तो एजेंट से हो जाता है, आपका पासपोर्ट खो गया हो, आपको नया पासपोर्ट बनवाना हो, हर काम के लिए हमारे पास इन ऑफिस के बाहर एजेंट्स होते हैं. हम जाते हैं, उनको थोड़ा सा पैसा दो और वो बहुत ही आसानी से आपका सारा काम करवा देते हैं, राइट. बट देन ये बेसिकली इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप जॉब करो और आपके पास समय नहीं है बार बार वो ऑफिस में जाने का और एक रिसर्च करने का, सरकारी ऑफिस में जाके लाइन में लगने का, तो कुछ हद तक ये एक्चुअली हमारे काम भी आता है. थर्ड इज बेसिकली न्यू आइडियाज़. ये उन लोगों को बेसिकली अट्रैक्ट करता है जिनको लगता है कि भाई शायद हमारी फाइल बाकी लोग जो अप्लाई कर रहे हैं उनके कंपैरेटिवली थोड़ी वीक हो सकती है. इट माइट बी ड्यू टू सेवरल रीजन, जैसे हमारी एज ज़्यादा हो सकती है या इट माइट बी माई एजुकेशन बैकग्राउंड, इट माइट बी माई आई स्कोर, राइट. सो हमें लगता है कि मे बी अगर हम किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि वो हमें कुछ एक वर्क अराउंड बता देगा जिससे हमारा प्रोसेस शायद हो जाएगा या एटलीस्ट इजीली होगा या नहीं होगा, बट एटलीस्ट मेरा काम हो जाएगा, राइट. हमें एंड ऑफ द डे PR मिल जाएगा. सो गाइस, ये थे हमारे 3 प्रोज. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट पार्ट व्हिच इज द कॉन्स. सो सबसे पहला जो कॉन होता है मेरी नज़र में है, जो मेरी नज़र में आता है वो है फ्रॉड.
अगर आप उन लोगों से बात करोगे जो ऑलरेडी कनाडा माइग्रेट कर चुके हैं, आप व्लॉग्स पढ़ोगे, कोरा में देखोगे, रेडिट में देखोगे, या इवन यूट्यूबर्स की स्टोरी सुनोगे जो अभी कनाडा में है, तो आप देखोगे कि कई लोग इस बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली कई एजेंट्स ऐसे होते हैं जो आपसे पैसे ले लेंगे एंड कुछ दिनों बाद वो दे विल घोस्ट यू, वो आपके फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, या कल को उनका ऑफिस बंद हो गया, सो एजेंट्स के साथ फ्रॉड होना इज़ वेरी कॉमन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे एजेंट्स फ्रॉड करते हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिगर आउट या टू मेक श्योर कि आपके साथ फ्रॉड ना हो, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कॉन। तो मेरी नज़र में जो सेकंड बड़ा कॉन होता है वो ये होता है कि फाइंडिंग द राइट एजेंट, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो आपसे पैसा ले लेते हैं और आपका पैसा खा के गायब हो जाते हैं, राइट, रफू चक्कर हो जाते हैं। अब भाई बात ये है कि जब हम इमिग्रेशन प्लान करते हैं तो हमारे लिए पाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, राइट। आपको नहीं पता होता है कि कनाडा जाके हो सकता है कि आपको पहले 3 महीने या 6 महीने तक नौकरी ना लगे और आपको अपने सेविंग्स पे सर्वाइव करना पड़े, तो बहुत तरीके के खर्चे होते हैं। उस समय अगर कोई आपके साथ फ्रॉड करके आपके पैसे लेके भाग जाए, 30,000, 50,000, 1 लाख, कितना भी हो, अगर आपके पैसे लेके भाग जाए, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और डीमोटिवेटिंग हो सकता है, राइट। इसीलिए इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यू फिगर आउट द राइट एजेंट। आपको उसके लिए किसी भी एजेंट से जब आप मिलते हो या जब उससे अपना काम करवाते हो तो आपको उसका पूरा बैकग्राउंड रिसर्च करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि उसने पहले कितने लोगों को इमिग्रेट करवाया है, एंड देन आपको उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके उनकी इमिग्रेशन स्टोरी सुननी पड़ेगी, ताकि आपको पता चले कि जो बात आपका एजेंट आपको बता रहा है क्या वो सब सच है कि नहीं है। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि आपको जो अच्छा एजेंट मिला है, हो सकता है कि वो किसी और शहर में हो, आपके शहर से काफ़ी दूर हो, स्पेशली अगर आप किसी रूरल एरिया को बिलोंग करते हो, राइट। सो उन केसेस में क्या होगा कि बार बार आपको दूसरे शहर में ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको नहीं पता कितने फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा, कब वो आपको बुलाएगा। अगर कल को किसी वजह से वो एजेंट आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है तो आपको बार बार इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड माइंड बॉगलिंग, इट्स वेरी टायरिंग। और खासकर अगर यू आर रियली बैंकिंग ऑन दिस इमिग्रेशन टू हैपन, अगर आपको सही में कनाडा जाना है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटिंग एंड डिप्रेसिंग हो सकता है। थर्ड क्राइटेरिया इज आप अपनी थर्ड जो सबसे बड़ा कॉन है वो ये है कि यू आर बेसिकली पुटिंग योर रेन्स इन समवन एल्सेस हैंड, राइट। आप अपना प्रोसेस जो आपके दिल के इतना करीब है, जो आपका सपना है, वो आप किसी और के थ्रू पूरा कराना चाहते हो। उसमें ये होता है कि कल को अगर आप एजेंट पे रिलाई कर रहे हो कि वो आपको सही रास्ता बताएगा, बट हाउ कैन यू बी श्योर कि वो एजेंट जो आपको सारी बातें बता रहा है वही सही है। हाउ डू यू नो कि कल को अगर आपको एक एजेंट आके बताता है कि मैम आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका नहीं हो पाएगा पीआर, तो क्या आप एजेंट की बात मान के बैठ जाओगे? क्या आपको लगता है कि अब मेरा कनाडा का सपना टूट गया, अब मैं जा ही नहीं सकता या जा ही नहीं सकती? सो उस केस में यू शुड नॉट ऑलवेज पुट योर रेंज इन समवन एल्सेस हैंड अंटिल अनलेस आप बहुत श्योर हो, आपने अपना ड्यू रिसर्च कर रखा है। एंड देन कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल पॉइंट, अगर आपने अपना ड्यू रिसर्च सब कुछ करके रखा है, आपको पूरे प्रोसेस के बारे में एंड टू एंड पता है, फिर तो एजेंट की जरूरत ही नहीं ना, फिर तो आप खुद ही जाके आप खाली अप्लाई करने की बात है। Which takes me back to my fourth point, which is all the communications that are happening between let's say कि आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट, तो या आप पीआर के प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्टडी वीज़ा के अप्लाई कर रहे हो। सो उस केस में जो आपका एजेंट होता है ना, ही बिकम्स दी मिडल मैन फॉर ऑल दी कम्युनिकेशन। तो लेट्स से कि कल को आपको लास्ट मोमेंट में कॉलेज के अपने किसी कॉलेज से कुछ क्वेश्चन करना हो, आपको फीस के बारे में जाननी हो, आपको टर्म्स के बारे में जाननी हो, आपको कोर्सेज के बारे में कुछ फिगर आउट करना हो, या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपको अभी तक आपके एजेंट ने नहीं दी है, तो उसके लिए अब जब आप, क्योंकि आपने आज तक कभी कॉलेज से कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो कभी कभी ये बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है जब आपको अपनी हर बात पहले एजेंट को बतानी पड़ेगी और फिर एजेंट आपके कॉलेज से कम्युनिकेट करेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये प्रॉब्लम मैंने अपने काफ़ी दोस्तों के साथ देखा है होते हुए, राइट। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स ऑफ अप्लाइंग बाय एन एजेंट। सो अब जब हमने ये सारे प्रोज एंड कॉन्स समझ लिए हैं, अब हाउ डू यू डील विद दिस सिचुएशन, लाइक अब आपको करना क्या चाहिए, राइट, इफ़ यू वांट टू माइग्रेट। सो मैं 4 पॉइंटर सबको दे रहा हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बहुत शिद्दत से फॉलो करता हूँ, वो ये है कि प्लीज़ 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 डू योर ओन रिसर्च। आप किसी और के भरोसे मत बैठो कि भाई मेरा एजेंट जो बताएगा या मेरा दोस्त जो बताएगा या फलाना लिखकर जो भी मुझे लोग बातें बताएंगे वो हम करेंगे, हम अपनी रिसर्च नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है।
If you are serious about your Canada immigration, Canada PR, be it your study permit, be it your permanent residency, please अपना research खुद करो. इस तरीके से you will always know what to expect. सेकेंड इज आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो सबसे पहले. सो कनाडा जाने के दो सबसे मेन तरीके होते हैं जिसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. बट आप खुद अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो. फिर आप देखो कि आप कौन से प्रोग्राम के हिसाब से एलिजिबल हो एंड देन उस हिसाब से आप अपनी फाइल को लगाओ. राइट, अपनी फाइल खुद बनाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स खुद जोड़ो और अपनी फाइल खुद लगाओ. दैट इज पॉइंट नंबर 3. एंड पॉइंट नंबर 4 इज ऑलवेज कीप द रेंज इन योर ओन हैंड्स. आप किसी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व मत करो मेरे हिसाब से. इससे क्या होगा कि अगर आप अपनी रिसर्च स्ट्रॉन्ग रखोगे, आपने अपनी एलिजिबिलिटी खुद फिगर आउट कर ली, आप अपनी फाइल खुद लगा दो, सो यू आर ऑलवेज काइंड ऑफ one step ahead of what to expect, and you give yourself enough time to react in the right way. For example, आप अगर आपको भाई आपने डिसाइड किया कि आप इमिग्रेट करना चाहते हो तो ये मत सोचो कि मैं अगले 2 महीने में करना चाहता हूँ. आप अपना फाइल कम से कम 1 साल पहले से बनाना स्टार्ट कर दो. बाय फाइल व्हाट आई मीन इज कि आप अपना रिसर्च स्टार्ट कर दो. आप देखो कि भाई किस किस तरीके से मैं जा सकता हूँ, व्हाट आर द राउट्स, मेरी एज कितनी है, मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीज़ें आप पहले से फिगर आउट करने लग जाओ एंड देन आप अपने गोल की तरफ मूव करो. सो गाइस, अब मैं आपको अपने रिसर्च के थ्रू ये बताऊंगा कि कनाडा इमिग्रेट करने के लिए कौन से 2 तरीके होते हैं. सो लेट्स गो द व्हाइट बोर्ड. तो गाइस, सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ अप्लाइंग फॉर अ कैनेडियन पीआर. राइट, अब इसके 2 मेजर तरीके होते हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. द फर्स्ट वे इज़ थ्रू एन एक्सप्रेस एंट्री पूल और एन एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम, एंड द सेकेंड इज थ्रू अ पीएनपी और अ प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम. अब फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम एक्सप्रेस एंट्री पूल को आगे डिस्कस करने वाले हैं. Now, what is an express entry pool, right? It's in an express entry pool, each profile that is submitted is evaluated based on certain factors, and उसको एक CRS score provide किया जाता है by the Canadian government. Now, what is a CRS score? So, CRS score is also known as a comprehensive ranking system. ये एक point based system होता है जो जिसमें maximum आप 1200 तक score कर सकते हो, ठीक है. एंड ये स्कोर के बेसिस पे जो सारे प्रोफाइल सबमिट होते हैं उनको गवर्नमेंट रैंक करती है, एंड बेस्ड ऑन जिसका स्कोर ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है. राइट, सो नाउ जब मैंने बोला था आपको कि तो हाउ आर द CRS पॉइंट्स कैलकुलेटेड, राइट. तो CRS के जो पॉइंट्स है वो कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं, विच आर स्किल्स, एजुकेशन, लैंग्वेज एबिलिटी, वर्क एक्सपीरियंस एंड सम अदर फैक्टर्स. अब हम इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे. तो अब लोगों के दिमाग में एक सवाल ये भी आता है कि भाई हम CRS में मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हैं, राइट. सो अब जो मैक्सिमम CRS स्कोर होता है दैट गोज अप दैट अ पर्सन कैन गो अप टू 1200. सो अब एक और सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ अ गुड CRS स्कोर. अगर हमें माइग्रेट करना है तो हमें मिनिमम कितना CRS स्कोर होना चाहिए. सो एज पर सेवरल वेबसाइट्स एंड मेरा खुद का रिसर्च, एनीथिंग अबव 470 इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड CRS स्कोर, ठीक है. सो अगर आपका स्कोर 470 480 के आसपास आता है, प्लीज़ गो अहेड एंड अभी आप अपना फाइल सबमिट कर दो, ओके, फॉर द एक्सप्रेस एंट्री प्रो. सो गाइस, अब नेक्स्ट बड़ा सवाल ये आता है कि हम अपना CRS स्कोर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मैंने जैसे आपको बताया था, बिफोर यू पुट डाउन योर प्रोफाइल इन द एक्सप्रेस एंट्री पूल, आप पहले उसको अपना CRS स्कोर कैलकुलेट करके देख लो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो. तो इसके लिए विल डायरेक्टली गो टू गूगल एंड टू कैनेडियन गवर्नमेंट वेबसाइट. तो अब जब आप गूगल करोगे हाउ टू कैलकुलेट योर CRS स्कोर, आपको एक वेबसाइट मिलेगी विच इज़ cic.gc.ca. दिस इज़ द ऑफिशियल कैनेडियन गवर्नमेंट वेबसाइट. यहाँ पे दे प्रोवाइड अ टूल जहाँ पे आप अपना CRS स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू आंसर सम बेसिक क्वेश्चंस, जैसे आपकी शादी हुई है कि नहीं, आर यू सिंगल, आर यू मैरिड, आपकी एज कितनी है, आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन कितनी है, आपके पास कोई कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है कि नहीं है, आपने आइल्स दिया है कि नहीं दिया है. अगर आपने आइल्स दिया है तो क्या वो 2 साल पुराना है मिनिमम, ठीक है. एंड अगर आपका आइल्स एटलीस्ट 2 साल पुराना है तो मतलब इट शुड बी लेस दैन 2 years ओल्ड, तो उसके फिर आपको अपने आइल्स के स्कोर इनपुट करने पड़ेंगे, राइट.
अब अगर आपने आइस नहीं दिया है तो आप अपने स्कोर्स टारगेट स्कोर्स डाल के सिमुलेट कर सकते हो कि किसके बेसिस पे आप ज़्यादा CRS स्कोर बटोर सकते हो, राइट। एंड सिमिलरली यू हैव टू आंसर अ बंच ऑफ अदर क्वेश्चंस। आपके पास कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है, कनाडा में कितना है, कनाडा के बाहर कितना है, क्या आपके पास कोई वैलिड जॉब ऑफर है कनाडा में, क्या आपकी स्पाउस या आपकी कॉमन लॉ पार्टनर का कोई रिलेटिव है वहाँ पे, या आपका कोई ब्लड रिलेटिव है कनाडा में, राइट। सो वंस यू प्रेस सबमिट, आपको अलग अलग फैक्टर्स जिस पे आपने आंसर किए हैं उसके बेसिस पे आपको स्कोर्स मिलेंगे, राइट। एंड आप इनको इंडिविजुअली भी देख सकते हो, एंड देन यू गेट द टोटल एडेड अप एट द बॉटम विच इज़ इन दिस केस 478। सो गाइस, अब आपने ये सीख लिया कि आप अपना CRS स्कोर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। हम प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के बारे में बाद में बात करेंगे, बट यहाँ तक एटलीस्ट आपको ये पता चल गया है कि क्या आप कनाडा एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। जहाँ तक मेरा सवाल आता है, मेरा CRS स्कोर एक्चुअली आता है 397, आई नो, राइट। सो गाइज यस, मेरा स्कोर आया 397 एंड आई वॉज अटरली डिसअपॉइंटेड। मतलब इतना बुरा लगा। मुझे लोगों ने हमेशा से बताया था कि यार कनाडा मूव करना तो बहुत इजी है, खासकर मेरे दोस्त जो US में रहते हैं और वो अपनी मास्टर्स कर रहे हैं। अब मास्टर्स के बाद अब उनको जॉब करते हुए 1 से 2 साल हो गए एंड दे स्टिल वेटिंग ऑन देयर H1B टू कम थ्रू। एंड उनका यही माइंडसेट होता है कि यार H1B नहीं निकलेगा तो हम कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। दैट इज़ द सेकंड बेस्ट ऑप्शन। एंड जब भी आप इन लोग से बात करो, वो हमसे यही बोलते हैं कि यार कनाडा का वीज़ा तो हो ही जाता है, कनाडा का PR तो मिल ही जाता है। तो मैं भी आज तक, क्योंकि मेरे आसपास इतने लोगों ने ये बात बोली थी, एंड जब मैं अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड देखता हूँ, मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, मेरे को 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस है एंड काफ़ी सॉलिड वर्क एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी वेल ट्रैवल्ड हूँ, मैं ऑलमोस्ट 7 से ज़्यादा कंट्रीज़ में घूम चुका हूँ, मैं US में काफ़ी रेगुलरली आता जाता रहता हूँ, तो मुझे अपना प्रोफाइल, अपना बैकग्राउंड सोच के लगा कि यार एज भी ठीक है मेरी, आई एम 30 years old, तो मुझे लगा कि यार कम से कम PR तो हो जाएगा। बट दिस वॉज अ बमर। सो गाइस, जब मैंने अपना स्कोर 397 देखा तो मेरा तो लिटरली दिल ही टूट गया। बट देन आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो बहुत जल्दी डिमोटिवेटेड होते नहीं है। मतलब अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई मेरे को जाना है, राइट, मेरे को वो डिसीजन लेने में समय लगता है, लेकिन एक बार मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये चीज़ करनी है, देन आई विल डू इट, आई विल फिगर आउट वेज टू डू इट द राइट वे। तो अब मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि मैं अपनी PR जर्नी कैसे कंप्लीट करने वाला हूँ। एंड या स्टे ट्यून। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा, सो चैनल के सपोर्ट के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चाओ।